आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं इस वक्त बात करूंगा ईरान की, क्योंकि ईरान ने अब अमेरिका के जो बेस थे उन पे हमले शुरू कर दिए हैं और हमले बड़े हमले किए हैं। जी आज रात में जिस तरह से कतर, दोहा, बहरीन और इराक में ये 3 मकामात पर बड़े हमले ईरान ने किए हैं। अब बड़े सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसका जवाब ये मुल्क देंगे या अवामी प्रेशर है। फिर ईरान ने सबको आगाह करके ये अटैक किया और ये कहा है कि हम अमरीकी बेस पे कर रहे हैं, हम किसी मुल्क पे नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमरीका ये कह रहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन क्या अब मिडिल ईस्ट से ये तमाम बेस खत्म हो जाएंगे? जैसा कि ईरान ने कहा था कि मिडिल ईस्ट में कोई भी अमरीकी बेस नहीं बचेगा, तो क्या अब इसकी शुरुआत हो गई? इस पर हमने बात की हमारे जो एक्सपर्ट हैं फजील अहमद साहब से, और पूरी जो सूरत हाल है उसको जानने की कोशिश की। इसके साथ साथ हमने फिरोज अहमद बख्श साहब से भी इस पर बात की। दोनों लोगों से हमने इस पे चर्चा की कि ये जो ईरान ने हमला किया है इन अमरीकी बेस पर, जो कि मुस्लिम ममालिक में, चाहे कतर हो, बहरीन हो या इराक हो या अभी और जो जॉर्डन है, अभी और कई मुल्क बचे हुए हैं, सीरिया बचा है, तो इसका क्या असर पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सुनिए, बड़ा अच्छा जवाब दोनों ने दिया, बड़ा लॉजिकल जवाब दिया, सुनिए जरूर। फजील साहब, जो आपने कहा कि भाई हमला होगा और वो चीज शुरू हो गई, वो चीज जो है, अब हमला शुरू हो गया तमाम बेस पे। क्या लग रहा है कि अब किस तरह की तस्वीर उभर कर आएगी और ईरान का ये कितना अहम कदम है बेस पे हमला करना, एक साथ 2-3 इराक जो अमेरिकी बेस है उस पे, कतर का जो बेस है उस पे, और खबर ये आ रही है कि जो सीरिया है उस पर भी हमला किया है। जी फजील साहब। देखिए मुमताज भाई, मैंने 2-3 दिन पहले आपसे कहा था कि एक हफ्ते के अंदर, मैंने टाइम भी आपको बता दिया था, एक हफ्ते के अंदर ये सारे बेस खत्म हो जाएंगे। और आप देखिए सिनेरियो, आज B2 बॉम्बर गिर गया, ईरान ने मार गिराया B2 बॉम्बर को, 1 या 2 की खबर आ रही है और पूरी दुनिया में ये वीडियो बॉम्बर गिरा हुआ है जमीन पर, उसकी खबर तमाम पूरी दुनिया में फैल रही है। और B2 बॉम्बर की सबसे 2 ही खासियत है उसके अंदर, और 2 नेगेटिव चीजें उसके अंदर। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो इतना 11 घंटे प्रवास कर सकता है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है। और बाकी स्पीड तो चलिए ठीक है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी उसके अंदर कमी जो है, वो चमगादड़ के डिजाइन पर बनाया गया है। चमगादड़ जो होती है ना, चमगादड़ के डिजाइन पे बनाया गया है। वो इतना बड़ा है कि उसको मारना बहुत आसान है। एक आयरन डोम की मिसाइल ने उसे मार गिराया, B2 बॉम्बर को। और उनके पास 21 बॉम्बर थे, एक अपने से गिर गया था, 2 आज गिरे हैं। अब लगता है कि उनके पास 19 या 18 बच्चे होंगे। अब मैं बात कर रहा हूं कि ईरान ने सबसे पहले हमला कहां किया, इसको गौर करने की बात है। सबसे पहले अमेरिकन बेस पर हमला किया सीरिया के, जबकि सबसे ज्यादा हमला करना जरूरी था इराक पे, क्योंकि इराक के ही बेस से फर्स्ट लड़ाई शुरू हुई और वहीं से उनके बम्बर जा करके और हमला किया ईरान पर। लेकिन इराक पर हमला ना करके आप सीरिया पर ईरान ने हमला किया। इसके पीछे का राज क्या है? अल शुरा जो अमेरिका का नया नया बना है दोस्त, अमेरिका को ये लग रहा था कि ये हमारा वफादार है, तो खामेनी साहब ने इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले सीरिया पे ही हमला कर दिया कि वो कुछ तो बोलेंगे ना। लेकिन उनकी अपनी उसमें सीरिया में अपनी प्रॉक्सी है, उन्होंने साबित कर दिया कि अल शुरा तुम्हारा नहीं हमारा आदमी है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने सीरिया पर हमला किया। और खुद जितने भी अरब कंट्री के देश हैं, अंदरूनी तौर पर ये चाह रहे हैं कि ईरान इसी बहाने सारे बेस को खत्म कर दे और दोबारा हम बेस बनने नहीं देंगे। अब कोई कंट्री बेस बनने नहीं देगा। एक बहुत बड़ी षड्यंत्र। देखिए फिरोज भाई, लड़ाई जो होती है ना, लड़ाई का नाम ही षड्यंत्र है। सब कुछ बता के किया जाए तो वो लड़ाई क्या है? लव एंड वार सुने आपकी, हर चीज जायज है इसके अंदर। आप कभी भी जब ये बात कहते हैं ना कि धोखा दिया, तो मुझे बड़ा मतलब अंदर से अच्छा नहीं लगता।
लड़ाई में धोखा ही होता है। पहलवान जब दूसरे को पटकता है उसके दाव का पता नहीं चलता, अगर पता चल गया तो बचा ही लेगा वो तो लड़ाई का नाम ही लड़ाई होती है, उसको धोखे से मत देखिए। कौन आपका अपना है कौन नहीं, हमेशा अपने पर भरोसा करके लड़ाई लड़ी जाती है। और लड़ाई, एक बात मुझे हिटलर की सबसे अच्छी लगती थी, हिटलर कहता था कि जो नेता लड़ाई नहीं किया वो बांझ औरत के समान है। समझ रहे आप, हिटलर ये बात कहता था कि जो जंग नहीं लड़ा वो बांझ औरत के समान है। हो सकता है ट्रंप को ये बात खली हो कि कल दुनिया हमको भी क्या कहेगी कि यार ये तो लड़ा ही नहीं। उन्होंने एक गलती कर दिया और गलती करके खामियाजा भुगत लिया। अब पूरे अरब देश के सारे बादशाह चुपचाप बैठे हैं, जितना मारना है मारो, कोई रिटिलेट नहीं करेगा। कोई अरब कंट्री नहीं बोलेगा, ना ओमान बोलेगा, ना मस्कत बोलेगा, ना कतर बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। और ये बात ईरान जानता था, इसीलिए ईरान ने ज्यादातर अपने जहाजों को वहां से हटा लिया। पुराने जहाज, कंडम गाड़ियां और कुछ प्लाईवुड की बनी गाड़ियां होती हैं जो फिल्मों में इस्तेमाल होती हैं, उस तरह के कुछ मॉडल्स जो हैं बाहर रख दिए जाते हैं, ताकि कोई सैटेलाइट से देखे तो कहे कि हाँ ये बहुत अच्छा भी सारा सामान है यहाँ, लेकिन होता कुछ नहीं है। सब नकली गाड़ियां, नकली बख्तरबंद गाड़ियां जैसे फिल्मों में बनाई जाती है ना स्टूडियो को सजाने के लिए, वैसे ही जो है पूरा जंग का मैदान सजा दिया जाता है और दुश्मन उसी में धोखा कहा जाता है कि यही है। कई बार तो बगल की जगह को सजा दिया जाता है। जी कुछ कह रहे हैं मुमताज भाई? मेरी बात सुनिए, आपने बड़े काम की बात करी है, मैं क्या गोश गुजार कर रहा हूँ। ये जो दिखावे के लिए चीजें रखी जाती है ना, इनको मिलिट्री की भाषा में कैमोफ्लाज बोलते हैं। कैमोफ्लाज, ये टैंकों के ऊपर पत्ते डाल दिए, वो लगेगा ये पेड़ है, जंगल है। जी आप बात पूरी करिए। जी जी, वो तो एक अलग बात हो गई। एक मिनट फजील साहब, देखिए फिरोज भाई और हम सब कोई बात जैसे आए ना तो जब आप फिरोज साहब बोल रहे थे तो आवाज टकरा जाती, उससे क्या है कि चूंकि हम लोग मोबाइल पे हैं और उस पे हैं, तो आप इशारा कर दें तो हम उन्हें 2 मिनट के लिए रोक देंगे, आप अपनी बात कह दिए तो आवाज टकराएगी नहीं। ये थोड़ा सा अगर हम लोग बनाए तो और अच्छी बात, हमारी कोई बात जाया ना हो। बहुत कीमती बात कह रहे थे फजील साहब, जी कंटिन्यू करें। थैंक यू। तो B-2 बॉम्बर आयरन डोम की एक मिसाइल ने उसे गिरा दिया। अमेरिका के अंदर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है, पूरी सड़कें, कैलिफोर्निया की सड़कें आदमियों से भरी हैं और वो कह रही हैं कि कैसे ईरान पे हमला कर दिए, कल ईरान हमारे पर हमला करेगा तो हम लोग क्या करेंगे। उधर रूस ने जो है ऑफर कर दिया अपनी मिसाइल देने के लिए, परमाणु बम। अब इजराइल तो पूरी 90% खत्म हो चुका है। लोग जिस तरह गजा के लोग भाग रहे थे उसी तरह अब इजराइल के लोग भाग रहे। अमेरिका, जी एक मिनट, ये इब्राहिम साहब ने एक ब्रेक किया और मुझे लग रहा है ये कहीं इसी वजह से तो नहीं है। खबर ये कि ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालिबॉफ ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के साथ सभी सहयोग को निलंबित कर दिया है, खत्म कर दिया है उसको, जो है अभी पूरा तरह से खत्म। तो क्या फजील साहब ये जो आज मुआहदा हुआ है, बातचीत हुई है मॉस्को में, क्या उसके बाद ये फैसला लिया? देखिए IAEA जो संस्था है उसके वैज्ञानिक जो चेक करने आए थे उन लोगों ने अमेरिका के लिए जासूसी की है, उस लोकेशन को डिकोड किया है। ये ईरान को अच्छे से पता उसी दिन हो गया था कि ये लोग हमारी लोकेशन को डिकोड करने आए हैं और एग्जैक्ट पोजीशन पे, जबकि वहां से सारा सामान हट गया और नकली साइट जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि हमको पूरी चीज नहीं दिखाई गई। और ICA जो भी इसकी संस्था है, इजराइल जो है उसका मेंबर नहीं है। ईरान ने बहुत पहले उसे साइन कर लिया था क्योंकि खामेनी साहब ने कहा था कि यह इस्लाम के खिलाफ है, अल्लाह इसकी इजाजत नहीं देता है कि ऐसा हमला करो जिससे इंसान खत्म हो जाए। बिल्डिंगों को मार दो ठीक है, दोबारा बन जाएगी, लेकिन इंसान को दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इसलिए इस्लाम के तौर पर ये गैर इस्लामिक काम है कि आप कोई भी ऐसा बम बनाइए जिससे इंसानी जिंदगी को खतरा हो। इस वजह से उन्होंने इस ICIC जो भी ये संस्था है इसका उन्होंने साइन कर दिया था। लेकिन बाद में जब उसी चीज से डरवाने लगे अमेरिका और इजराइल, तब उन्होंने ये फैसला लिया कि भाई अपनी आत्म सुरक्षा के लिए इस्लाम भी तो आपको इजाजत देता है ना कि आप अपनी आत्म सुरक्षा के लिए कोई भी इंतजाम कर सकते हैं।
सिर्फ ईरान नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के सारे कंट्री 60 से अधिक देशों के लोग जो हैं ईरान की इस वजह से इजराइल के परमाणु बम से डरे हुए रहते हैं। सारी योजनाएं जिस तरह से अफ्रीका कंट्री के अंदर इब्राहिम ट्रैओरे ने चैलेंज कर दिया पश्चिमी देशों को, अपनी करेंसी अपना सोना खुद रख करके उस पर आगे बढ़ रहे, कंट्री को आगे ले जा रहे। ईरान के आयतुल्लाह खामेनी साहब भी यही चाहते हैं कि अरब दुनिया का सबसे रिच है फिर भी गरीबी की दंश झेल रहा है। आप अरब को बहुत रिच मत समझिए, अरब बहुत गरीब है। आप गांव स्तर तक जब जाइए आपको गरीबी दिखेगी वहां पे, जबकि वो सबसे रिच कंट्री है दुनिया के अंदर। खुद अरब कंट्री के अंदर भी गरीबी आपको दिखेगी। जब बड़े शहरों से जद्दा वगैरह से जब बाहर 50-100 किलोमीटर दूर जाएंगे आपको वहां भी गरीबी दिखती है। ऐसा नहीं है कि वहां गरीब नहीं है। और अरब के अलावा और जो कंट्रियां हैं छोटी छोटी, वो तो बेहद गरीब हैं। उनके यहाँ तो ना तो एजुकेशन का सिस्टम है, ना उनको कोई हॉस्पिटलिटी है, ना उनके पास रोड है, ना सड़क है। और जब अभी मुझे लगता है कि 1-2 महीना पहले अरब के बादशाह जो थे फैसल शाह साहब, उन्होंने इब्राहिम ट्रैओरे को जाके कहा कि हम 400 मस्जिदों का पैसा दे रहे। तो उन्होंने कहा कि आप इस पैसे को, माशाल्लाह हमारे यहाँ मस्जिदें भी हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, आप इस पैसे को फिलिस्तीन को दे दीजिए, गजा के लोगों को दे दीजिए, जहां पे भूख से लोग मर रहे हैं, जहां माँ को कफन नहीं मिल रही है, बच्चों को दवाई नहीं मिल रही है। यह बात सुन करके एमबीएस जो थे वो चले गए, उठ करके नाराज हुए, और इब्राहिम ट्रैओरे ने पूरी दुनिया के मुसलमानों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। देखिए मुमताज भाई, आप जैसे मान लीजिए भारत के अंदर सबसे ज्यादा कोयला झारखंड में है, सबसे ज्यादा मिनरल्स झारखंड में है, और सबसे ज्यादा गरीब भी झारखंड के लोग हैं। ये चीज तो पूरी दुनिया के अंदर है ना। पूरी दुनिया का तेल जिसके पास है, बादशाह अमीर है, पॉलिटिकल लोग अमीर हैं, लेकिन अवाम जो है आज भी सरकार के रहमो करम पर जीती है। वहां की जनता अरब के, हम तो गांव तक गए हैं, गांव के अंदर आप जाइए तो आपको अपने ही जैसी गरीबी वहां भी दिखती है। वो लोग बहुत खुशहाल नहीं है। और गाड़ी वाड़ी रख लेना तो कोई बड़ी चीज नहीं है, वहां सेकंड हैंड गाड़ी भी बहुत सस्ती मिल जाती है, तेल की कोई कीमत ही नहीं है, तो गाड़ी वाड़ी तो रख लेते हैं, एसी वेसी भी लगा लेते हैं, लेकिन बुनियादी वो मुर्गा तो खा सकते हैं लेकिन सब्जी नहीं खा सकते। समझ रहे आप? पानी बहुत महंगा है वहां पे, पानी की बड़ी किल्लत है, पानी पीने का, कपड़ा धोना, नहाना, ये सब चीजों की बड़ी दिक्कत है उनके पास। खाली दुबई से, जद्दा से, मस्कत से मत देखिए इसको, इनके गांव तक जाइए, गांव में क्या पोजीशन है, बहुत बुरा हाल है। बैंक्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, अस्पताल नहीं है। आप रूरल एरिया में जाइएगा तो आपको स्कूल नहीं मिलेंगे, अस्पताल नहीं मिलेंगे, ऐसे ही बस चल रहा है। कोई रोजी गरीब, वहां भी मजदूर हैं, ऐसा नहीं है कि वहां के लोग मजदूरी नहीं करते, वहां भी करते हैं। बस इतनी सी बात है कि वहां बातें छिपी हैं, अभी बाहर नहीं आती हैं। अगर 1-2 मिनट टाइम हो तो मैं थोड़ा और बोलना चाहता हूं। तो अभी कल जो है एक टीवी चैनल पर बात हो रही थी कि ईरान जो है महिला विरोधी है। कैसे महिला विरोधी है कि वो मतलब बुर्का पहनने के लिए मजबूर करता है, ये करता है। मैंने कहा अरब के अंदर कोई भी खातून बिना गौन पहने, चाहे कपड़ा कोई भी पहने हो, पर उसे एक गौन पहनना होगा, ऊपर स्कार्फ बांधना होगा, उसके अलावा बाहर नहीं निकल सकती है। यही बात अगर अरब से कल पश्चिमी देशों से रिश्ते खराब हो जाएंगे तो अरब को भी पश्चिमी देश कहेंगे कि देखिए ये महिलाओं को उत्पीड़न कर रहे हैं। जिस तरह से ईरान के अंदर अपने प्रॉक्सी को भेज करके वहां पे पब्लिक का, कैसे गद्दाफी साहब को मार दिया, इंटरनल झगड़े नहीं तो मारा ना, उनके अंदर के पब्लिक में जो है सिविल वॉर करा दिया। इन्होंने बहुत कोशिश किया ईरान के अंदर सिविल वॉर करने के लिए, अपने नुमाइंदे भेजे, बाकायदा अमेरिका के अंदर ट्रेनिंग ले करके हजारों हजार खातून को वहां ईरान डिपोर्ट किया गया। ईरान में जाकर के उन्होंने अंदर ही अंदर बुर्के के नाम पर, हिजाब के नाम पर लोगों को जो है इतना इकट्ठा करके वो सिविल वॉर की तरह करना चाहते थे। अच्छा, जब कतर के अंदर फुटबॉल का टूर्नामेंट हुआ तो नेशनल एंथम का विरोध वहां के खिलाड़ियों ने किया ईरान के। तो ईरान तो इतना लिबरल है कि उसने तो कुछ नहीं कहा। एक अपने ही देश का टीम जो है नेशनल एंथम के अगेंस्ट इसलिए हो गई कि उनको ये लगा कि हमारे यहाँ ईरान में बुर्के के नाम पर महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही, तो उन्होंने उसका विरोध किया। अगर जालिम और कट्टर ईरान होता तो उन खिलाड़ियों को वहां पे सजा दे देता, क्योंकि आपने नेशनल एंथम का विरोध किया है। इसका मतलब कि वो लिबरल है, डेमोक्रेटिक है। ईरान डेमोक्रेटिक है, लिबरल है,
बहुत सोफिस्टिकेटेड है। और बिल्कुल अगर उसने नेशनल एंथम, पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री नहीं है जो अपने नेशनल एंथम का अपमान सहे, लेकिन ईरान के खिलाड़ियों ने फुटबॉल के मैच में नेशनल एंथम का बायकॉट कर दिया। लेकिन ईरान ने तो कुछ भी नहीं बोला उनके खिलाफ, कहा उनको हक है भाई, उनकी कहा हमारे देश में महिलाओं की आवाज नहीं सुनी जा रही। सुना ईरान ने। अगर ईरान कट्टर होता तो उन खिलाड़ियों को तो अरेस्ट करवा दिया होता आते ही कि तुमने नेशनल एंथम का विरोध किया है। इन सब बातों से लेकर के जिस तरह की बातें दुनिया में, अमेरिका किस हद तक, फिरोज भाई आप खास करके सुनिए, किस हद तक अमेरिका जो है सिर्फ जंग के मैदान से नहीं लड़ता है, वो 12 महीना 365 दिन अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए तरह तरह के मीडिया का माध्यम, कल्चरल प्रोग्राम का माध्यम, ह्यूमन राइट्स के माध्यम से, चाइल्ड केयर के माध्यम से, महिलाओं के संरक्षण के मामले को लेकर लगातार अपने दुश्मनों को टारगेट करता रहता है। ये अमेरिका की चाल है, इजराइल की चाल है। पूरी दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया फैलाने का काम इजराइल कर रहा था। बनारस के अंदर ज्ञान माफी मस्जिद के अंदर 2 यहूदी पकड़े गए जो अंदर जो है उनके कंट्रोल, पुलिस के जो कंट्रोल रूम्स थे, जो जहां कैमरों का कंट्रोल था, वहां जाके अंदर की फोटो निकाल रहे थे। मस्जिद कमेटी के लोगों ने कंप्लेंट किया, उन पर एफआईआर हुई, वो 3 महीना जेल में रहे। 3 महीना जेल के बाद उनको जमानत मिली। अब सोचिए कि एक यहूदी को भारत के ज्ञान माफी मस्जिद के केस से क्या लेना देना है, लेकिन वो अंदर जा करके वहां पे फोटोग्राफी करके वहां के डिटेल डाटा निकालने की कोशिश कर रहा था, जिसमें मस्जिद की कमेटी ने उनको जेल में डलवाया। इसी तरह से आपको क्या लगता है कि हमारे देश में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसमें क्या इजराइल का हाथ नहीं है? बहुत बड़ा हाथ है। हेमंत करकरे मारे गए। अब इस पर तो हम लोग अलग से डिबेट करें तो काफी कुछ मेरे पास है जो बता सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया देखिए, इजराइल और अमेरिका 24 घंटे 365 दिन वो जंग के मैदान में रहते हैं। अपने दुश्मनों को, अपने दूसरे देश जिसको निपटाना है उसके खिलाफ तरह तरह की ह्यूमन राइट्स। वहां किस दिन चला गया था जब गजा के मासूमों को बम मार रहे थे? तब ह्यूमन राइट्स याद नहीं आया। जब सोमालिया और अफ्रीका के लोग खाने बिना मर रहे थे, दवाई के बिना मर रहे थे, तब इस सुपर पावर को दया नहीं आई उसके ऊपर। आज इब्राहिम ट्रोरे ने जो पूरे अफ्रीकन कंट्री को मिलाकर के एक यूनिट बना ली और पूरे अफ्रीकन सारी कंट्रियों को मिला के एक आर्मी बना ली, सारी कंट्रियों को मिलाकर के अपनी नोट बना ली, अपनी करेंसी बना ली। इस बात से दुखी होकर के आज वहां फ्रांस जो है, नाइजर और कई देशों से उनका खत्म हो गया लेन देन, वो कॉलोनी खत्म कर दिए। पश्चिमी देश से उनकी कॉलोनी खत्म हो गई। हमारा जमीन, हमारी मेहनत, हमारी फायदा तुम कैसे उठाओगे भाई? ये तो सोचने की बात है ना। आज उनकी मदद के लिए 700 पैरा कमांडर किंग जॉन ने भेजा है अपना इब्राहिम ट्रोरे की मदद के लिए। वो जा करके न सिर्फ उनकी सुरक्षा कर रहे बल्कि वहां के नौजवानों को ट्रेनिंग भी दे रहे, फौजी ट्रेनिंग दे रहे। कई हवाई अड्डे बन गए, मिलिट्री बेस बन रहा, अपना बेस बन रहा। इस तरह के जब कोई नेता एक निकलता है तो सबसे ज्यादा दुश्मन पश्चिमी देश के हो जाते हैं। इसलिए जो है ये बात कहना कि फलाने ने धोखा दे दिया, फलाने ने धोखा, कुछ नहीं होता है। लड़ाई धोखे का नाम ही है। जी मुमताज भाई। तो ये थे फिरोज अहमद बख्श साहब और फजील अहमद साहब, जिनसे हम बात कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो अमरीकी बेस पर अब ईरान ने हमला किया है इसके क्या असरात होंगे। बहरहाल इस तरह की खबरों के लिए देखते रहे MNC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।